अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला अगर इल्म दे तो उसके साथ हदायत का आना बेहद ज़रूरी है। अगर इल्म हो और उसके साथ हदायत ना हो तो ये इल्म एक नेमत नहीं बल्कि एक जहमत बन जाता है और इंसान अपने ही इल्म के अंदर खो जाता है। आज हम ऐसी ही बात करने वाले हैं जिसे कुछ लोग गुरु मानते हैं तो कुछ लोग सेक्स गुरु कहते हैं। कुछ लोगों ने रूहानी उस्ताद का दर्जा दिया तो कुछ लोगों ने मुतनाज़ा गुरु का दर्जा दिया। कुछ लोगों ने बेपनाह मोहब्बत दी और कुछ ने बहुत ज्यादा नफरत की। आज हम एक ऐसी ही शख्सियत के बारे में जानते हैं, उनके पैदाइश से लेकर मौत तक का सफर जो है वो कैसे गुजरा। जी हम आज बात करने वाले हैं ओशो की। ओशो कहाँ पैदा हुए, तालीमात क्या थी और किस किस जगह उन्होंने वक्त गुजारा और उनकी मौत का जो आखिरी सफर है वो कैसे वाकया हुआ। आइए आज की वीडियो में हम बात करते हैं ओशो के बारे में। ओशो का असल नाम चंद्र मोहन जैन था। वो 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के गांव कचवाड़ा में पैदा हुए। बचपन ही से अपने नाना नानी के पास रहने लगे और वहां उन्हें खुली आजादी और सोचने का मौका मिला। इसीलिए वो बचपन से ही बागी मिजाज के थे। हर रस्म रिवाज और हर काम पर सवालिया नजर रखते थे। स्कूल और कॉलेज के जमाने में ही बेहतरीन मुकर्रर बने और मुबाहसा करने में कामयाब हुए। मास्टर डिग्री की तो वहां पे पहली पोजीशन हासिल की और जबलपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मुकर्रर हो। लेकिन अपनी बागी शख्सियत के जेर असर बहुत जल्द इस नौकरी को खैरबाद कहा और पूरे मुल्क के टूर करना शुरू कर दिए। यहां से उनका रूहानी सफर शुरू होता है और मुख्तलिफ जगहों पे लोगों को तकरीर करते थे और जब वो तकरीर करते थे तो एक समा बांध देते थे, क्योंकि इल्म और सवालात इतने चुभते हुए जिनका जवाब देना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। लेकिन क्या करें, जब बंदे के पास इल्म आता है और साथ में हिदायत नहीं आती तो वो उस पावर को भी, उस ताकत को भी ललकार देता है जिसने उसे पैदा किया होता है। और ऐसे बेशुमार अंजाम इस दुनिया में गुजर चुके हैं जिन्होंने उस पावर को भी ललकारा और अंजाम उनका बुरा हुआ। आखिर चलते चलते यही इनकी जिंदगी के साथ होगा, लेकिन पहले इससे इन्होंने बहुत अरूज देखा और बहुत सी बहारें देखी जिसके बारे में हम आज बात करते हैं। 1960 की दहाई में अपने तदरीसी काम छोड़ दिया और बाकी की जिंदगी लोगों को मुराकबे का दर्स देना शुरू कर दिया। इसी बिना पे इन्होंने अपना नाम भी तब्दील कर लिया और अपना नाम रजनेश रख लिया। ओशो के नजदीक असल रूहानियत मुराकबा है और मुराकबे में भी उन्होंने डायनामिक किस्म का मुराकबा शुरू किया और उसी की प्रैक्टिस करवाई। जो उनके मानने वाले थे वो उसी मुराकबे में चलते थे और उसी में काम करते थे। उनके मुराकबे की यह खसूसियत थी, वो कहते थे जितना जिस्म गर्म होगा उतनी ही जो जिस्म में से बदरूहें हैं और जिस्म में से बुराइयां हैं वो खत्म होगी और इंसान बिल्कुल पाक साफ होके सोचने के काबिल होगा। ओशो का कहना था कि जो मजहब है वो सख्त मिजाज नहीं होना चाहिए बल्कि ये जिंदगी का जश्न होना चाहिए और उसे खूब मनाना चाहिए। ओशो के सेक्स के बारे में भी अपने ही ख्यालात थे। वो शादी के बिल्कुल खिलाफ थे और खास तौर पे जो शादी का ये बंधन है इसके वो खिलाफ थे और उनका मानना था कि शादी जो है वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। 1970 में ओशो ने पूना में अपना एक आश्रम कैंप किया और यहाँ दुनिया भर से उनके मरीद आते थे और क्योंकि उनके ख्यालात टोटल ही आज़ाद थे और सेक्स के बारे में उनके ख्यालात जिनसी ताल्लुकात के बारे में आज़ाद थे, जिस बिना पर वहां पे जिनसी तशद्दुद होने लगा। रिपोर्ट किया जाता है कि बेक वक्त एक औरत के साथ दो मर्दों ने भी जिनसी तशद्दुद उसकी मर्जी के खिलाफ किया तो वो औरत कौमे में चली गई और उसे बहाल होने में तकरीबन 6 माह लगे। इस बिना पे वहां पे बीमारियां फैलने लगी और इसी तमाम तनाजात को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले उनके खिलाफ थी तो उन्होंने इंडिया को छोड़ने का काम किया, जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने अपनी पर्सनल सेक्रेटरी मां आनंद शीला को दिया। मां आनंद शीला एक बहुत ही ताकतवर शख्सियत बन चुकी थी। 1981 में ओशो अपने साथियों के साथ अमेरिका चले गए और वहां पे एक नया शहर आबाद कर दिया। उस शहर का नाम अपने नाम के साथ रजनीशपुरम रखा और यहाँ पे उनके मदा और उनके मानने वाले सैकड़ों की तादाद में आए और इसमें ज्यादातर अमीर लोग थे जो सारा घर बार अपना लुटा के आए और वहां पे जितना भी काम था शहर बसाने में वो उन्होंने खुद से किया। मसलन अगर कोई कारपेंटिंग का काम करता है वो कारपेंटिंग कर रहा है, कोई सड़क बनाने का काम करता है वो इंजीनियर सड़क बना रहे हैं,
हर तरह का इनका अपना निजाम था, डाक का सिस्टम अपना, गाड़ियों का सिस्टम अपना था, पुलिस का निजाम इनका अपना, इंसाफ का निजाम इनका अपना बनाया गया। यानी अमेरिका के अंदर एक मुल्क के अंदर एक मुल्क आबाद होना शुरू हो गया, जिससे अमेरिकन गवर्नमेंट पहले से ही डर में थी, क्योंकि वो जानते थे कि ये क्यों इंडिया छोड़ के आया है। लेकिन इस तरह से बैक वक्त वो कुछ कर नहीं सकते थे। महाआनंद शीला ने फैसला किया कि अमेरिका के इलेक्शंस में हिस्सा लिया जाए, और जिसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए। जब कोई भी हरबा इस्तेमाल ना हो सका तो उनके पास सेकंड ऑप्शन मौजूद होती थी। सेकंड ऑप्शन में उन पर जो इल्जामात लगे हैं उनमें बायो टेररिज्म अटैक, इमिग्रेशन फ्रॉड, गैर कानूनी सरगर्मियों जैसे इल्जामात शामिल है। इसी बिना पे गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने इनके खिलाफ एक्शन लेने का फैसला किया। तो महाआनंद शीला जो कि टोटल तौर पर उसमें नामजद हो गई। इन तमाम इल्जामात की बुनियाद पर 1981 को ओशो को गिरफ्तार किया गया और 2 साल के बाद इन्हें अमेरिका बदर कर दिया गया और दोबारा इन पर पाबंदी लग गई कि ये दोबारा अमेरिका में नहीं आ सकते। और 20 ममालिक ने और भी इन पर पाबंदी लगा दी। जब इन्होंने हर तरह का अपना हरबा इस्तेमाल किया लेकिन कोई चारा ना बचा तो दोबारा वापस इंडिया आ गए। इंडिया वापस आकर उन्होंने दोबारा से पूना के मुकाम पर अपना आश्रम शुरू किया और बेशुमार उनके मानने वाले उधर भी आना शुरू हो गए। ओशो का इंतकाल 19 जनवरी 1990 को हुआ। इनकी उम्र उस वक्त 58 ईयर्स थी। इनके मानने वालों का कहना है कि इन्हें अमेरिका में गिरफ्तारी के दौरान स्लो पॉइजन दी गई, जिसके तहत ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी सेहत बहाल ना कर सके। लेकिन इनकी मौत आज भी एक मामा बनी हुई है, क्योंकि ये जिस वक्त इनको मौत आई है ना तो इन्हें कोई बाहर से डॉक्टर बुलाने दिया गया और ना ही पहले से ये इतने ज्यादा बीमार थे, और कहा गया है कि इनके हार्ट अटैक हुआ है जिसके तहत इनकी मौत वाक़ई हुई। अब इनका आश्रम इनके भाई चला रहे हैं और वो मदद पूरी दुनिया से जो इनके मानने वाले हैं और इनकी तालीमात के मानने वाले हैं वो पूरी दुनिया से वहाँ तशरीफ़ लाते हैं और अपने मज़हब के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं।